हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास दिन रहा है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को अपने देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन 16 अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था। इस संविधान को बनाने में जिन संविधान सभा के सदस्यों ने अपना योगदान दिया था, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे तमाम संविधान सभा के सदस्यों को नमन और याद करने का दिन है, क्योंकि इन्हीं लोगों के कठिन परिश्रम से अपने देश का यह संविधान बनकर तैयार हुआ और अपना संविधान विश्व का श्रेष्ठतम संविधान है। इसलिए 26 नवंबर 1915 को सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तभी से हर वर्ष आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करना था। तो आज का दिन संविधान दिवस तो कहा ही जाता है, इसको राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और यह हमारा संविधान ही है जिसके तहत हम भारतीयों को तमाम मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। इस संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन है। इस संविधान के माध्यम से ही लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय संभव हो पाया है। हमारा देश विविधताओं वाला देश है। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखा जाए, गुजरात से असम और अरुणाचल तक देखा जाए, तो भारत में अनगिनत भाषाएं, अनगिनत बोलियां, खान पान, रहन सहन, भौगोलिक विविधताएं, तमाम विविधताओं को देखने को मिलता है। लेकिन इस पूरे देश के लोगों को, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों को अगर कोई एक सूत्र में जोड़ने का काम करता है तो वह अपने देश का संविधान करता है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए जिन संविधान सभा के सदस्यों ने अपने देश के इस महान संविधान का निर्माण किया, जिसके तहत अपने देश में लोकतंत्र क्रमशः मजबूत होता जा रहा है। अगर देखा जाए तो भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं, चाहे पाकिस्तान को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए, नेपाल को देखिए, भूटान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, श्रीलंका को देखिए, मालदीव को देखिए, या यूं कहे चीन को देखिए, कहीं भी लोकतंत्र पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। लेकिन हमारे यहां साल दर साल, चुनाव दर चुनाव लोकतंत्र क्रमशः मजबूत होता जा रहा है। हम लोग बड़े शांति से सत्ता को परिवर्तित कर देते हैं, जो सत्ता हमारे अनुकूल शासन नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय अपने इस महान संविधान को दिया जाता है, क्योंकि हमारा संविधान ही ऐसा बना है कि कोई भी सरकार इस लोकतंत्र को कुचल नहीं सकता है। तो मैं इस दिन पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आग्रह करता हूं कि वह इस संविधान का आदर करें,
इस संविधान का अध्ययन करे, उसके अनुरूप जीवन यापन करे। तो एक बार फिर से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे संविधान की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे हम आप लोगों को परिचित कराना चाहते हैं। जैसे पहला अगर देखा जाए तो हमारे संविधान का एक पहली खास बात है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। अपने संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल, 22 भाग, 1,17,369 शब्द और 251 और संविधान में कुल 251 पेज है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और देखा जाए तो 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां जो संविधान के अंग्रेजी संस्करण है, मूल अंग्रेजी संस्करण है, उसमें 1,17,369 शब्द और 251 पेज है। अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन आज भी अपने संविधान में इतने ही अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल्स, 22 भाग, 1,17,369 शब्द, 251 पेज है। लेकिन अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर आज 12 हो गई है। 12 हो गई है क्योंकि समय समय पर संविधान संशोधन करके अनुसूचियों की संख्या में वृद्धि किया गया और आज अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल और लिखित संविधान है। अपने संविधान को बनाने में दूसरी इसकी खासियत है, अपने संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यानी संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी लगभग 3 वर्ष में कठिन परिश्रम से इस संविधान को तैयार किया गया था। अपने संविधान सभा की पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लाइब्रेरी हॉल में मंडे को
सुबह 11 बजे बैठक हुई थी। और इस दिन संविधान सभा, चूंकि संविधान सभा की यह पहली बैठक थी, इस दिन संविधान सभा के बैठक की अध्यक्षता बिहार के रहने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और इसी दिन बीएन राव को, बीएन राव यानी इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, लीगल एडवाइजर बनाया गया था। और आगे मैं इनके बारे में बताऊंगा कि अपने संविधान को बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो बेनेगल नरसिंह राव जी का। ये आईसीएस अधिकारी थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे इन्होंने, और जबकि ये संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। संविधान सभा के सदस्यों ने इनसे आग्रह किया कि वह संविधान के बनाने में सहयोग करें, और इसके लिए बीएन राव तैयार हो। इसके लिए इन्होंने 1 रुपया भी मेहनताना के रूप में नहीं लिया, यानी निःशुल्क संविधान सभा को अपना सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। और इन्हीं को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, और अपने संविधान का प्रारूप सर बीएन राव ने ही तैयार किया था। ये केवल भारत का ही संविधान का प्रारूप नहीं बनाया था, बल्कि यह बर्मा का भी संविधान का प्रारूप बनाया था। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय जज के रूप में भी नियुक्त हुए थे। तो अपने संविधान को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ। यानी संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, तथा इसको बनाने में कुल खर्च हुआ था 63,96,729 रुपया। 29 रुपया अपने संविधान को बनाने में कुल खर्च जो हुआ था वह 63,96,729 रुपया हुआ था। हालांकि संविधान को बनाने में अनुमानित जो व्यय आकलित की गई थी, जो अनुमान लगाया गया था कि 1 करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन पूरा संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपया यानी लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। तो 63,96,729 रुपया खर्च करके अपने संविधान का तैयार किया गया था। अपना संविधान जो है वह आपका, ऐसे आम धारणा है कि भारत के संविधान को डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था, या डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया था। लेकिन अपना जो संविधान था इसका निर्माण संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा ने अपने देश के संविधान का निर्माण किया था, बनाया था। और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ब्रिटेन के 3 मंत्री थे, जो 3 कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए उसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसने संविधान सभा को गठित करने का सुझाव दिया था।
और उसी योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। 389 सदस्य थे। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य 292 सदस्य 292 सदस्य जो थे, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे। उस समय कुल भारत 11 प्रांतों में डिवाइड था, जिस पर अंग्रेज शासन करते थे। तो जो 11 प्रांत थे, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, उनके विधानसभा के सदस्यों ने यानी विधायकों ने इनको निर्वाचित किया था। यानी इनका निर्वाचन विधानसभा के विधायकों ने किया था, विधानसभा के सदस्यों ने किया था, इनका निर्वाचन किया था, यानी निर्वाचित हुए। 4 सदस्य जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के, जो कमिश्नरी क्षेत्र के पार्षदों ने 4 सदस्यों का निर्वाचन किया था। यानी ये लोग भी निर्वाचित हुए थे, इनका भी निर्वाचन हुआ था। तो जो म्युनिसिपल बोर्ड था, उसके जो मेंबर थे, उन लोगों ने इन 4 सदस्यों को, उसमें 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, और उसके जो कमिश्नरी बोर्ड था, उसके जो मेंबर थे, उन्होंने इन सदस्यों का निर्वाचन किया था। इसके अलावा 93 जो मेंबर थे, 93 सदस्य जो थे, वो विभिन्न देशी रियासतों के, करीब 560 उस समय भारत में देशी रियासत थी। तो 93 सदस्यों को देशी रियासत के नरेश द्वारा, के राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए थे। यानी ये जो मेंबर थे, ये निर्वाचित नहीं थे, बल्कि राजाओं ने इनका नाम नॉमिनेट किया था। तो इस तरह अपने संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य विधानसभा के सदस्यों ने यानी विधायकों ने निर्वाचित किया था। 4 सदस्यों को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के कमिश्नरी बोर्ड के मेंबरों ने किया था, और 93 सदस्यों को देशी रियासत के शासकों ने, राजाओं ने नॉमिनेट किया था, मनोनीत किया था। हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधि, जबकि हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी, तो हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधि इस संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। तो हैदराबाद रियासत को छोड़कर सभी रियासतों के और जिन क्षेत्रों पर अंग्रेज शासन करते थे, वहां से लोग प्रतिनिधियों को लेकर के अपने संविधान सभा का गठन किया गया, और इसी संविधान सभा ने अपने संविधान का निर्माण किया। तो अगर देखा जाए तो अपने संविधान का जो निर्माण, उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का योगदान नहीं है, बल्कि इन सभी सदस्यों ने मिलकर अपने संविधान का निर्माण किया था। और ये भी सदस्य, भले ही इनका डायरेक्ट जनता ने प्रत्यक्ष निर्वाचन न किया, किंतु संविधान सभा ने जो संविधान को निर्माण करने में जो प्रक्रिया बनाई, वो पूर्णतया लोकतांत्रिक था। तो अगर ये कहा जाए कि हमारे संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति विशेष ने किया था, तो ऐसा मानना उचित नहीं है। हमारा जो संविधान था वह जनता की इच्छा का परिणाम था। जैसा जनता चाहती थी, उसी के अनुरूप, उनके भावनाओं के अनुरूप संविधान सभा के मेंबरों ने मिलकर अपने संविधान का निर्माण किया था। और अपने संविधान की सबसे खासियत यह है कि हमारा संविधान में जो भी
अनुच्छेद शामिल किए गए, जो भी फैक्ट लिए गए वह बहुमत से नहीं लिए गए थे, बल्कि सर्वसम्मति से लिया गया था। यानी जिस विषय पर संविधान सभा के सभी सदस्य एक मत होकर उसको संविधान में रखने के लिए अनुमति दिया, उसी को संविधान में लिखा गया था। यानी हमारा जो संविधान है वह सर्वसम्मति का परिणाम। तो इन सभी लोगों ने मिलकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया। हालांकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, लेकिन 15 अगस्त, और इस तरह धीरे धीरे संविधान बनने का कार्य शुरू हुआ, लेकिन 15 अगस्त को देश का विभाजन हो गया। और जब देश का विभाजन हो गया तो ये जो संविधान सभा थी वह संयुक्त भारत की संविधान सभा थी, लेकिन भारत के आजादी के साथ ही भारत का बंटवारा भी हो गया और भारत को अलग करके पाकिस्तान नामक एक नए राष्ट्र का गठन हुआ। पाकिस्तान अलग हो गया भारत से। पाकिस्तान में एक पश्चिमी पाकिस्तान बना और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान बना। जो पूर्वी पाकिस्तान था आज उसको हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो यह भाग भारत से अलग हो गया। तो यहां के जो संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे वो भी अलग हो गए। यानी संविधान सभा को फिर से पुनर्गठित किया गया और पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 292 थी। यानी पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी। 299 थी, 299 थी, जिसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए थे और बाकी 70 सदस्य देशी राजवाड़ों से लिए गए थे। यानी पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी। और अगर देखा जाए तो इन्हीं लोगों ने मिलकर अपने इस संविधान का निर्माण किया था। ठीक, तो अपने संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं किया था, बल्कि संविधान सभा के सभी सदस्यों ने, यानी 299 सदस्यों ने मिलकर अपने संविधान का निर्माण किया था। अब जहां तक अपने संविधान के निर्माण में आज जन सामान्य में यह कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने संविधान का निर्माण किया था। तो थोड़ा सा अंबेडकर साहब पर भी हम लोग डिस्कशन कर लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे, ये मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। बड़े कठिनाइयों से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था और उस समय देखा जाए तो इनके संविधान सभा में काफी योग्य व्यक्ति माने जाते थे। संविधान सभा के अगर यूं कहा जाए कि वहां संविधान सभा में जितने योग्य लोग थे उनमें डॉक्टर अंबेडकर का स्थान सर्वोपरि था। या ये कह लीजिए कि मैंने बताया था कि डॉक्टर BN राव का संविधान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका थी। तो क्यों उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी? तो देखा जाए तो योग्यता में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब BN राव के समतुल्य थे। इनके पास 31 डिग्रियां थी। कई सारे देशों से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। संविधान के एक विशेषज्ञ माने जाते थे और संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर साहब के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके बॉम्बे प्रांत, उस समय मुंबई प्रांत था, मुंबई प्रांत से संविधान सभा का सदस्य के लिए चुनाव लड़े।
लेकिन मुंबई प्रांत से ये संविधान सभा का सदस्य चुने नहीं गए, ये चुनाव हार गए थे। उसके बाद इन्होंने मुस्लिम लीग के सहयोग से पूर्वी बंगाल से संविधान सभा का दोबारा चुनाव लड़े और मुस्लिम लीग के सहयोग से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा का सदस्य बनने में सफल रहे। और वह मुस्लिम लीग जो भारत के बंटवारे का सबसे बड़ा दोषी था, उस मुस्लिम लीग का सहयोग लेकर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान सभा का सदस्य बनने में सफल हुए। लेकिन संयोग, मैंने बताया था कि 15 अगस्त को देश का विभाजन हुआ और इसी के साथ पूर्वी बंगाल जो था वह पूर्वी पाकिस्तान बन गया और परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्यता नहीं रह पाए। जब ये संविधान सभा का सदस्य नहीं रह पाए तब डॉक्टर जो BN राव साहब थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे, उनका मानना था कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का मेंबर रहना चाहिए, इनका संविधान को बनाने में सहयोग लेना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे दलित समुदाय के सबसे बड़े चेहरा थे। तो ये दलित समुदाय के सबसे बड़े चेहरा थे, तो इनका संविधान सभा से दूर रहना उचित नहीं, क्योंकि वैसे भी मुस्लिम लीग संविधान सभा के बैठकों का बहिष्कार कर चुकी थी और संविधान सभा में जो मुस्लिम ज्यादा प्रतिनिधि थे वह मुस्लिम लीग से चुने गए थे। तो जो मुस्लिम लीग ने जब संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था तो संविधान सभा पर तमाम सारे आरोप भी लगने लगे थे। चर्चिल ने तो कहा था कि भारत की संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसका दूल्हा ही गायब है, यानी इसमें मुस्लिम नहीं है। तो मुस्लिमों के वैसे भी इसमें प्रतिनिधित्व जो था इस संविधान सभा में कम हो गई थी। अब दलित वर्ग के सबसे बड़े चेहरा थे डॉक्टर अंबेडकर साहब। अगर ये भी संविधान सभा में नहीं रहते तो ये माना जाता कि दलितों का प्रतिनिधित्व इस संविधान सभा में नहीं हो पाया है। तो ये तमाम चीज, और सबसे बड़ी चीज है कि काफी विद्वान व्यक्ति भी थे अंबेडकर साहब। तो BN राव ने संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि किसी तरह अंबेडकर साहब को संविधान सभा में शामिल करें। तब राजेंद्र बाबू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि अंबेडकर साहब को फिर से संविधान सभा का मेंबर बनाया जाए। तो इसके लिए राजेंद्र बाबू ने एक पत्र लिखा। मुंबई प्रांत के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री को जो आज प्रांतों में मुख्यमंत्री होता है उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो मुंबई प्रांत के प्रधानमंत्री थे BG खेर के पास इन्होंने पत्र लिखा। राजेंद्र बाबू ने BG खेर के पास पत्र लिखा कि किसी तरह अंबेडकर साहब को संविधान सभा का सदस्य बनवाइए और इसके लिए किसी सदस्य को संविधान सभा से इस्तीफा दिलवाइए। तो BG खेर के कहने पर M.R. जयकर, जो बहुत एक महत्वपूर्ण कांग्रेसी लीडर थे, M.R. जयकर से बात किया और M.R. जयकर ने अंबेडकर साहब के लिए अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार है। यानी अंबेडकर साहब के लिए सीट खाली करने के लिए M.R. जयकर ने संविधान सभा के सदस्य से इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफा देने से एक सीट खाली हुई और फिर वहां से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का मेंबर बनाया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर को दोबारा मुंबई प्रांत से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया और फिर जो संविधान का प्रारूप समिति बनी उसमें डॉक्टर अंबेडकर को
प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति का गठन हुआ था। हालांकि ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति का गठन जरूर हुआ था, लेकिन अपने संविधान का प्रारूप जो बनाया था बी.एन. राव ने, बी.एन. राव साहब ने बनाया था। जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव ने अपने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो प्रारूप बनाया था बी.एन. राव। अब इस बी.एन. राव साहब ने जो प्रारूप बनाया था उस पर संविधान सभा से चर्चा कराने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसको पांडु लेखन समिति, पांडु लेखन समिति, पांडु लेखन समिति भी कहा जाता है। एक प्रारूप समिति का गठन हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे बी.एन. हाँ, तो अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और 6 और सदस्य थे, 6 और सदस्य थे, यानी 6 सदस्य और अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे। तो कुल प्रारूप समिति का, जिसको पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, 7 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे और 6 जो अन्य मेंबर थे ये भी अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि थे। यानी इन प्रारूप समिति में केवल के.एम. मुंशी जो 6 मेंबर थे, डी.पी. कोलतान थे और सादुल्ला खां, जिसे सादुल्ला खां भी प्रारूप समिति के मेंबर थे और ये मुस्लिम लीग से चुने गए थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर जो थे वह संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो सादुल्ला खां जो थे वह मुस्लिम लीग से चुने गए थे और वो यह भी प्रारूप समिति में नियुक्त हुए। एकमात्र प्रारूप समिति में के.एम. मुंशी एकमात्र ऐसे मेंबर थे जो कांग्रेसी बैकग्राउंड के थे। बाकी जो 7 सदस्य थे अध्यक्ष और सदस्यों को लेकर, इसमें जो बाकी जो 6 मेंबर थे वो अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, ताकि अपने संविधान में हर वर्ग की आस्था जग सके। तो ये प्रारूप समिति का गठन हुआ। तो बी.एन. राव ने जो प्रारूप तैयार किया, प्रारूप समिति ने उस प्रारूप पर संविधान सभा से डिबेट कराया और जिसको संविधान सभा ने सर्वसम्मति से अनुमति दे दिया उसको अपने संविधान सभा ने प्रारूप समिति ने लिख लिया। तो प्रारूप समिति की इतनी ही भूमिका थी कि जो डॉक्टर बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप बनाया था उस पर प्रारूप समिति ने संविधान सभा से डिबेट कराया और जिसको संविधान सभा ने अनुमति दे दिया उसको लिख लिया। और उसके चेयरमैन थे, उसके बॉस थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो केवल एक व्यक्ति ने संविधान नहीं बनाया, बल्कि संविधान को बनाने में सबकी भूमिका थी। तो ये आपका प्रारूप समिति थी जिसमें अंबेडकर साहब का संविधान को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान था। यही कारण था कि के.वी. राव ने जब संविधान सभा के अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को भले ही संविधान बनकर तैयार, लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वां अधिवेशन और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। उस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था। हालांकि 299 सदस्य, मैंने बताया था कि मिलकर के जो पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें से 284 लोग संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो 200 आपके 84 मेंबरों ने, तो उस दिन अंतिम बैठक हुई, सभी ने अपना विचार विमर्श, उस दिन अपना विचार भी व्यक्त किया। तो सब लोग अपने संविधान के निर्माण में
सबसे बड़ा योगदान राजेंद्र बाबू को बता रहे थे। राजेंद्र बाबू को श्रेय दे रहे थे क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे और लोगों का, संविधान सभा के मेंबरों का मानना था कि राजेंद्र बाबू ने वह माहौल दिया, सदस्यों को बोलने की अनुमति दिया कि इतना बेहतरीन संविधान बन सका। लेकिन जब राजेंद्र बाबू अंतिम भाषण देने आए, अध्यक्षीय भाषण दिए, तो इस संविधान को बनाने का सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर साहब को दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में मेरी जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, सबसे अच्छा काम था कि मैं प्रारूप समिति का अध्यक्ष अंबेडकर साहब को बनाया और अंबेडकर साहब ने जिस तरह डिबेट कराया उसी से इतना बेहतरीन संविधान का निर्माण हुआ। तो और उसके बाद संविधान सभा ने सर्वसम्मति से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा था। तो इनको संविधान का संविधान सभा ने ही पिता कहा था। केवी राव को, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक और जननी यानी माता और पिता दोनों कहा था। अंबेडकर साहब को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। लेकिन यह कहना कि केवल संविधान अंबेडकर साहब ने बनाया था, ये बात उचित नहीं है। और हमारा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य सत्यता से आपको रूबरू कराना है। तो कहने का मतलब कि पूरे लोगों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया था। और ये देखा जाए तो मैं शुरू में बोला था कि हमारा संविधान जनता की इच्छा का परिणाम था। जैसा जनता चाहती थी वैसा ही संविधान सभा ने भारतीय संविधान का क्या किया था, निर्माण किया था। और अपना जो संविधान बना, उस संविधान को लिखने में, जहां तक लिखने का प्रश्न उठता है, उस संविधान को लिखने में किसी प्रिंटिंग प्रेस का या टाइपराइटर का प्रयोग नहीं किया गया था। हमारा संविधान पूरी तरह हाथ से लिखा हुआ और इस संविधान को लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने संविधान को लिखने का काम किया। तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे अपने संविधान को लिखे थे। ये सुरुचि लेखक थे, यानी किसी भी चीज को सुंदर ग्राफर थे। ये सुरुचिपूर्ण लेखक के विशेषज्ञ थे, बहुत सुंदर किसी बात को लिखते थे और यह इनका खानदानी पेशा था। हालांकि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब के जन्म के कुछ ही दिन बाद इनके माता पिता की डेथ हो गई थी और इनका पालन पोषण इनके दादा राम प्रसाद जी ने किया था। तो ये इनका, और वो भी सुरुचिपूर्ण लेखक थे, यानी यह इनका खानदानी पेशा था। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब से मिले और इनसे आग्रह किए कि वो चाहते हैं कि इटालियन अक्षर में सुंदर अक्षरों में संविधान को लिखा जाए। तो इन्होंने संविधान को लिखने का इनसे आग्रह किया, ये उसके लिए तैयार हो। फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने इनसे पूछा कि भाई इसके लिए आप मेहनताना क्या लेंगे। तो इन्होंने कहा कि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है और मैं संविधान को लिखने के लिए 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मैं अपने संविधान को लिखने के लिए 1 रुपया नहीं लूंगा बस, लेकिन मेरी एक शर्त है। इन लोगों ने पूछा कि भाई क्या शर्त है। इन्होंने कहा कि संविधान के सभी पन्ने पर मेरा सिग्नेचर होगा, मेरा नाम रहेगा, मैं अपना नाम भी लिखूंगा और संविधान के अंतिम पन्ने पर अपने नाम के साथ साथ अपने दादाजी का भी नाम लिखूंगा। और तब संविधान सभा तैयार हो गई। तो जो संविधान लिखा गया वह इटालियन अक्षरों में लिखा गया, बड़े सुंदर रूप में। 6 माह के मेहनत के बाद इन्होंने संविधान लिखा था। तो संविधान को जो मूल रूप था, मूल प्रति थी, उसको लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था और मूल रूप
आपका अंग्रेजी इंग्लिश में लिखा गया था, अंग्रेजी में लिखा गया था, और इसका हिंदी में अनुवाद जो था रघुवीरा ने किया। रघुवीरा ने हिंदी में अनुवाद किया था और उसको लिखा गया, यानी अंग्रेजी जो संविधान है एक अंग्रेजी में लिखा गया और दूसरी प्रति हिंदी में लिखा गया, यानी संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी और हिंदी में लिखी गई है, साथ में एक तीसरा प्रति भी इसकी तैयार की गई। और जब ये कंप्लीट हो यानी 6 महीने के मेहनत के बाद इन्होंने संविधान को लिखा था अंग्रेजी और हिंदी में, और इसी की प्रति है तीसरी प्रति, छाया प्रति थी। तो संविधान की 3 प्रतियां तैयार की गई थी और संविधान को लिखा गया था अंग्रेजी में और फिर हिंदी में। अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद किया था वह रघुवीरा ने किया था। लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। तो ये लिखा, इसमें कुल संविधान में मैंने बताया था कि 251 पेज है और 1,17,369 इसमें शब्द है। तो यह संविधान 6 माह के मेहनत के बाद लिखा गया था और इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान के सभी पन्नों पर अपना नाम लिखा, अपना हस्ताक्षर किया है, और अंतिम पन्ने पर इनका भी हस्ताक्षर और इनके दादा राम प्रसाद जी का भी हस्ताक्षर है। तो इन दोनों का तो कभी कभी एकमात्र प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है जिनका संविधान के सभी पन्नों पर नाम है, और एक तरह से संविधान की प्रामाणिकता भी होगी कि अब संविधान में कोई फेरबदल नहीं कर सकता है। तो इनका हस्ताक्षर है। संविधान की 3 प्रतियां तैयार की गई थी। मैंने बताया था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और इस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने अपना विचार भी व्यक्त किया था और संविधान पर अंतिम पन्ने पर सिग्नेचर भी किया था। पहला सिग्नेचर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और अंतिम सिग्नेचर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। संविधान पर जो सिग्नेचर हुआ 284, कुल 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू का था और अंतिम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद जी का था। अधिकतर सदस्यों ने जो संविधान पर हस्ताक्षर किया वह अंग्रेजी भाषा में किया। कुछ लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर हिंदी भाषा में किया था। अब्दुल कलाम आजाद साहब जो थे, इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर उर्दू भाषा में किया था। तो उर्दू भाषा में संविधान पर हस्ताक्षर अब्दुल कलाम आजाद साहब ने किया था। तो एक आपका संविधान बना। इस संविधान को एक पारदर्शी कांच के शीशे में हेलियोग्राम गैस चैम्बर इसको रखा गया है। संविधान का पन्ना जो था वह हाथ से तैयार किया गया था, इंक भी हाथ से तैयार किया गया था, नारायण रायजादा साहब ने किया था। और इस तरह का पन्ना और इंक बना है कि हमारा संविधान की जो मूल प्रति है 1000 वर्ष तक सुरक्षित रहेगा। तो ये आपका संविधान लिखा गया था। तो आपके संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी ने नहीं लिखा था, बल्कि संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और इसके सभी पन्नों को सुंदर चित्रों से सजाया गया और सुंदर चित्रों से सजाने का काम सुंदर, ताकि संविधान का जो जैसे लिखा गया, तो संविधान भी एक बुक है तो उसको बॉर्डर लाइन बनाया गया, आधे पर संविधान लिखा गया और आधे सुंदर चित्रों से सजाया गया है। और नंदलाल बोस ने एक उस समय का प्रख्यात चित्रकार थे। नंदलाल बोस और इनके शिष्यों ने मिलकर अपने संविधान को सजाने का, सुंदर चित्रों से सजाने का काम किया था, जिससे संविधान अच्छा लगे। और संविधान के जो पहले मेन पृष्ठ है उस पर जो चित्र बना है वह श्री राम के दरबार का बना है, जिसमें भगवान श्री राम, राजा राम
भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं और मां सीता भी बगल में सिंहासन पर बैठी हैं। एक तरफ लक्ष्मण जी हैं, एक तरफ भरत जी हैं, नीचे आपके हनुमान जी गदा लिए हुए बैठे हैं। तो भगवान श्री राम का दरबार की झांकी आप लोग देखते होंगे। तो पहले पेज पर हमारे संविधान में श्री राम के भव्य दरबार को अंकित किया गया है, ताकि ये दरबार, उद्देश्य यह है कि संविधान सभा दिखाना चाहती थी कि इस संविधान के तहत जो हमारा संविधान बनेगा और जो शासन होगा वह उसका आदर्श जो होगा राम राज्य, यानी राम राज्य की परिकल्पना इस संविधान के माध्यम से की गई थी। लेकिन फिर कुछ सुलगते सवाल भी अभी तक है। जैसे संविधान का मतलब होता है संविधान, यानी जो कानून सबके लिए बराबर होगा उसे संविधान कहा जाता है। अगर इस अर्थ में देखा जाए तो आज भी हमारा संविधान सबके लिए बराबर नहीं है। आज हमारे संविधान में हिंदुओं के लिए हिंदू फैमिली लॉ है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम फैमिली लॉ है, यानी धर्म के आधार पर अलग अलग कानून है। इसमें हमारे संविधान में कुछ वर्गों को बहुत छूट दी गई है। पता चला सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है। कोई लड़का 3 नंबर पाता है तो उसका स्कूलों में एडमिशन हो जाता है। कोई लड़का 273 नंबर पाकर छट जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो समान विधान है, अभी हमारे संविधान में समान विधान नहीं आया है। तो इस पर अभी हमें वर्क करना है। जो समान नागरिक संहिता को लागू करना इस संविधान के लिए जरूरी है। और समान नागरिक संहिता के बारे में वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया है कि सरकार को चाहिए कि वह समान नागरिक संहिता को लागू करे। तो लेकिन अभी तक वोट बैंक की राजनीति के कारण कह लिया जाए, अभी तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुआ है। तो हमारे सरकारों का उद्देश्य होना चाहिए कि संविधान संशोधन करके जो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है इसको समाप्त करें। एक देश एक विधान लागू होना चाहिए। और दूसरा समझता हुआ सवाल है कि देश के आजादी के समय उस समय के सभी नेताओं में, गांधी सहित सभी नेताओं में यह सर्वमान्यता थी कि भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी होना चाहिए। लेकिन संविधान सभा में जब यह मुद्दा आया कि संविधान की भाषा क्या बनाया जाए, भारत की राष्ट्रभाषा क्या बनाया जाए, तो ये तो कोई नहीं कहा कि हिंदी नहीं बनाया जाए, लेकिन अंग्रेजी को भी कई लोग रखने के पक्षपाती हो गए। और परिणाम हुआ कि संघ की राजभाषा हिंदी बनाई गई, उसकी लिपि देवनागरी बनाई गई, लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी चलते रहने दिया गया। और परिणाम हुआ कि हमारे देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी ही वह भाषा है जिसमें वह संस्कार है जो पूरे भारत को एकजुट कर सके। लेकिन अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। और परिणाम यह हो रहा है कि नित्य प्रतिनित्य अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और हिंदी भारत में, हिंदुस्तान में हिंदी का महत्व गिरता जा रहा है। तो हिंदी के पुनर्महत्व को स्थापित करना भी हमारे संविधान की जिम्मेदारी थी, उस समय के नेताओं का आदर्श था। और सबसे बड़ी चीज, देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान गांधी जी का रहा, लेकिन गांधी जी हमारे संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। गांधी जी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। और गांधी जी का भी विचार था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा न बना करके अंग्रेजी और हिंदी को दोनों समान रूप से चलते रहने का जो प्रावधान कर दिया गया है, और यह लग रहा है कि धीरे धीरे अंग्रेजी हिंदी के महत्व को खत्म करती जाएगी। तो यह भी एक संविधान का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी बने। तो कुछ ऐसे ज्वलंत समस्याएं हैं जिन पर अभी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी खासियत है कि हमारा संविधान नम्य भी है, अनम्य भी है, लचीला भी है, कठोर भी है। इसमें संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करने की गुंजाइश छोड़ी गई है। यानी आज भी संसद 368 के तहत संविधान संशोधन करके बदलते हुए समस्याओं के अनुरूप, बदलते हुए परिवेश के अनुरूप संविधान में नया प्रावधान बना सकता है। तो जो कुछ अभी संविधान में कुछ चीजें छूट गई है उसको बनाना चाहिए। और साथ में हम सभी भारतवासियों से आग्रह करते हैं
कि यह महान संविधान है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इस संविधान के निर्माण में हमारे तमाम संविधान सभा के सदस्यों ने काफी परिश्रम किया था। अंबेडकर साहब का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान था, तो साथ में अन्य लोगों का भी योगदान था। तो इन सबके प्रति आदर का भाव होना चाहिए, संविधान के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, क्योंकि संविधान ही वह कड़ी है जो पूरे भारत को एकजुट रखने की क्षमता रखता है। जितना ही हम संविधान का पालन करेंगे, संविधान के प्रति आदर करेंगे, उतना ही हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो आज संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के अवसर पर हम लोगों को प्रण लेना चाहिए कि हम अपने संविधान का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और संविधान की भावनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।